गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। माज हुसैन गायब है। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। श्रेया राणा, क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ गायब दिख रहे हो तुम? ये देखो गायब है पूरा, नहीं अब तक बोल देता ये। मानस मेहता, क्या हाल है बेटा? उत्कर्ष मिश्रा, बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। हम भी आज ठीक हैं। कल थोड़ा हार्ट बीट ज्यादा था मेरा, अभी भी है, उतना नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाऊंगा। उत्कर्ष मिश्रा, उत्कर्ष मिश्रा, ये श्रीमान जी गायब है। ये देखिए, बताइए क्या किया जाए, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा टाइट हो ही जाऊं। बस ब्लेम गेम चल रहा है केवल। संस्कार कुमार करण, संस्कार कुमार करण, संस्कार कुमार करण, गिव मी अ सेकंड। 93 120 87 080। दबाएं। शुल्क 39 रुपए 3 दिनों के लिए। ये क्या होने लगा यार? हेलो, नमस्कार सर, मैं संजीव चतुर्वेदी, उत्कर्ष मिश्रा घर से बोल रहे हैं। अभी तो है ही नहीं क्लास में वो, मैं लगातार चिल्ला रहा हूँ। कहाँ है? मैं तो अभी 3-4 बार, आप देखिए जरा उसे। जरा वीडियो वीडियो ऑन कराइएगा इसका। हाँ जी मिश्रा जी, आपको जब मैं बोलता हूँ, आपको नहीं सर, आप सुनिए, आपको जब मैं बोलता हूँ तो आप आवाज क्यों नहीं देते हैं भाई? क्या दिक्कत है आपको? पहले सर आवाज कनेक्ट नहीं हुई थी, ऑडियो आ नहीं रही थी। अच्छा, अब आप वीडियो ऑन रखेंगे अपना, राइट? यस सर। हाँ, और क्या लिखे हैं जरा कॉपी दिखाइए अपना। सर लानी है अभी कॉपी। लेके आओ, क्या कहानी सुनने बैठे हो? लेके आओ कॉपी साथ में, वीडियो ऑन रखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ गए थे तुम? मैं सर क्लास में ही था। अच्छा, झूठ बोलते हो? केवल वीडियो लॉग इन करके अटेंडेंस लेने के चक्कर में चल पड़ा है। अरे सर मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ सर। सही ऐसी क्लास में ज्वाइन ही नहीं करता फिर। प्रजापति, एक मिनट से, प्रजापति। यस सर, गुड इवनिंग। वीडियो ऑन करिए। उत्कर्ष मिश्रा, श्रेय प्रजापति, वैष्णवी और सर मैं लैपटॉप से भी क्लास ले रहा हूँ। वो क्या हो गया? लैपटॉप में तो होता ही है ना सर कैमरा। इसका कैमरा उतना कंपैटिबल नहीं होता है सर, ये हैंग हो जाता है सर। मैं फ़ोन से फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, फ़ोन है नहीं अभी। अच्छा, कोई बात नहीं। ये देखिए, कुछ लोग गायब होने लगे। मुझे उत्कर्ष मिश्रा तो कोई नजर नहीं आ रहा है। उत्कर्ष मिश्रा, हाँ आ गए नजर। वीडियो ऑन करिए। ध्रुव कुमार, आप भी वीडियो ऑन करिए। ध्रुव कुमार, यस सर। वीडियो ऑन करिए और कॉपी दिखाइए अपनी। फटाफट ऑन करिए, टाइम नहीं है। ये आपके गार्जियन को बात करनी पड़ेगी। उत्कर्ष मिश्रा, क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम? हाँ, वीडियो ऑन रखो और कॉपी दिखाओ अपनी, क्या लिखा। सर कॉपी लेने गया हुआ है, आ रहा है। हाँ, हाँ, बताइए, कॉपी लेके बैठना चाहिए ना क्लास के समय।
आप वीडियो ऑन रखिए बेटा अपनी। मैं अटेंडेंस जरा भेज दूं फिर शुरू करता हूँ। तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंटरनल एनर्जी के विषय में, राइट? पीयूष जायसवाल, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? प्रियांशु जायसवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। संस्कार कुमार करण, कहाँ हो तुम? यही है यहाँ सर। पे सर क्लास में। अच्छा, अभी आए हो ना? सच हाँ बोलिए, सर अभी आए। क्यों लेट कैसे हो गए? वो सर हो गया थोड़ा सा लेट। अच्छा, कोई बात नहीं। ये कुछ नए साल में अपने अंदर चेंज ला रहे हो नहीं ला रहे हो? I'm asking you, यस सर। यस सर। किस तरह का चेंज आ रहा है? आदित्य डांगी, आदित्य बेटा, जरा अपना वीडियो दिखाना, अनम्यूट हो जाओ। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है भाई, नहीं तो कल मैं बात किया होता आपसे। लीजिए आदित्य डांगी। कैमरा खराब है। अच्छा, कॉपी तैयार कर रहे हो ना पूरा ठीक ढंग से? यस सर। उत्कर्ष मिश्रा जी, क्या हुआ, कॉपी नहीं लेके आए आप? स्टिल वेटिंग। ये हालात है भाई। तो कल में आ गए सर। हाँ, तो वीडियो ऑन करिए ना। आपको स्पेशली मैंने एक बार बोल दिया वीडियो ऑन कर, तो रखिए आप वीडियो ऑन। कॉपी दिखाइए पहले। तो योर नोटबुक वो आप अनम्यूट करिए अपना, अनम्यूट करिए वॉइस। यस सर, ये रखिए कॉपी। हाँ, कल इंटरनल एनर्जी में मैंने क्या पढ़ाया था जरा बताना। सर इंटरनल एनर्जी में क्या पढ़ाया था बताइए जरा। कॉपी देख के नहीं भाई, मैंने कल पढ़ाया था वो क्या याद है आपको, बताइए। सर याद तो नहीं है। तो क्या किए कल से आज तक? स्कूल खुले हैं क्या? यस सर। अच्छा, तो कल से आज तक टाइम नहीं मिला कि 2 लाइन देख लें? पापा देखेंगे कहाँ? सर। पापा सर कहाँ है? मेरे बात करिए जरा। पापा। हेलो सर नमस्कार, एक बार सामने नमस्कार। आप भी जरा देखें। ये आज मैं सामने ही बैठा हूँ इसलिए। नहीं, दिख नहीं रहे आप। ये नहीं, हाँ। कल मैंने जो है पढ़ाया था अभी थर्मोडायनेमिक्स, ये लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे हैं। और मैंने भी थोड़ा सा पढ़ाया था अभी कल, थोड़ी ठीक नहीं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा खासतौर से IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इवन इन्हीं की नहीं, मैं अगर पूछूं तो बहुतों को इंटरनल एनर्जी कायदे से पता नहीं है। अभी कोई आंसर नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे थे कि टेस्ट करवा दीजिए। टेस्ट किस बात का करें? तो थोड़ा से इनको कहिए कि फोकस हो जाए। या हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। यस। अगर ये फोकस, इनका वीडियो ऑन रखवाइए एटलीस्ट मेरे क्लास में। या ठीक है। ठीक है उत्कर्ष जी। यस सर। चलिए, कल बच्चों मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी के विषय में, एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि कल मैंने एक टर्म यूज किया था, नॉर्मली बहुत रेयरली बताया जाता है। देखो ऐसा होता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। सर स्क्रीन आपकी शेयर नहीं है। ओके यस, आई फॉरगेट। तो जैसे कुछ बच्चों का ना थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अगर आपका थ्योरेटिकल कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं है तो आप फिजिक्स कुछ भी नहीं जानेंगे। उसी का इम्प्लीमेंटेशन आपका होता है किसमें? अब स्क्रीन शेयर हो गई?
यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। तो इस चैप्टर में खास तौर से अगर हम आईआईटी एडवांस या मेंस की बात करें, इस चैप्टर से थर्मोडायनेमिक्स में है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और आपका फिर हीट कंडक्शन, जिसमें रेडिएशन, कन्विक्शन, कंडक्शन सारा आता है। हीट ट्रांसफर चैप्टर नाम से पढ़ेंगे आप। फिर एक आपका एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कैलोरीमेट्री है। तो इन सब में मिला दिया जाए तो कम से कम 5 क्वेश्चन का खाका तैयार होता है कि 5 क्वेश्चन कम से कम इससे पूछे जा सकते हैं। उन 5 में से अकेले ये जो चैप्टर है मिनिमम 2 क्वेश्चन कैरी करता है। ये बात आप समझ लें, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये चैप्टर पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल बेस्ड ही है। कुमार, अपना माइक ऑफ रखिए आप। इंटरनल एनर्जी से हमारा सीधा सा मतलब है, नाम ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी, है ना। और मैंने कहा है, ध्रुव तुम्हें भी कहा है कैमरा ऑन रखने के लिए। आई थिंक तुम मेरी बात को वायलेट कर रहे हो, शायद मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी पड़ेगी। इमीडिएट कैमरा ऑन करो और सामने एकदम रहो, और कॉपी में देखता रहूंगा क्या लिख रहे हो। वैष्णवी, आई ऑल्सो सेड टू यू, आप तुरंत कैमरा ऑन करिए। बहुत हो गया। यहां पर देखिए कि अगर मान लीजिए हम एक बॉक्स ले लें, यानी कंटेनर कह दीजिए आप, कंटेनर हम ले लें, तो और कंटेनर के अंदर हम कुछ थर्मोडायनेमिकल सब्सटेंस, मतलब गैस को हम फिल कर दें, जो कि कल भी मैंने बताया था कि हम यहाँ पर गैस की बात करते हैं। खास तौर से केमिस्ट्री में रियल गैस की बात होती है, लेकिन हम आइडियल गैस पर बात करेंगे। फिजिक्स में रियल गैस के ऊपर नहीं स्टडी करते, आपके लेवल पे, हायर लेवल पे करते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, असंख्य मॉलिक्यूल्स है, अनकाउंटेबल। अगर इस पर हम न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन करना शुरू कर दें तो लगभग हमें एक एक मॉलिक्यूल के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके पढ़ने में लगभग 2 × 10⁻11 ईयर्स लग जाएंगे, जो कि असंभव सी बात प्रतीत होती है। इसीलिए इसमें स्टैटिस्टिकल पार्ट जो मैथमेटिक्स है वो काम में लाया गया। फिलहाल मैं उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। यूं समझ लीजिए गैस के ढेर सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। दे आर ऑलवेज इन मोशन in different direction. Some is going like this, some is going like this, some is going like this, some is going upward, in many directions. Some is like this, and so on. And even they will collide. तो kinetic theory of gases में आप पढ़ते भी हैं कि इनका कोलिजन पासुलेट में आता है, इलास्टिक होता है। ये सारा कुछ मैं भी जब kinetic theory शुरू करूंगा तो पढ़ाऊंगा। और एक और बात खास है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसे 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मोशन है गैस के मॉलिक्यूल में, बहुत तरह का मोशन है। ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है ना, वाइब्रेशनल भी है, ऐसे से वाइब्रेट करते भी रहते हैं। तो इन सारे की काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब सीधी बात है, कल मैंने एक टर्म कहा था कि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी होता है, लेकिन किस फ्रेम से लेंगे। तो आप लोग मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ते, मैंने बताया भी था कि किसी भी बॉडी का मोशन किसी ऐसे फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाता है जो फ्रेम रेस्ट में हो। तो ध्रुव कुमार, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या प्रॉपर्टी है, ये पढ़ा रखा हूं मैं। टेल मी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस? Have you any answer? श्रेया, आप बताइए, सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या प्रॉपर्टी है? सी फ्रेम ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या? मोमेंटम 0 होता है ना। करेक्ट बेटा, करेक्ट। इसको जीरो मोमेंटम फ्रेम भी बोलते हैं।
मैंने क्लियरली लिखाया था सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो नोन एज जीरो मोमेंटम फ्रेम, यानी ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में रहे। इसीलिए श्री राणा कल मैंने कहा था कि केवल पढ़ लेना ही नहीं है, उसको जानना भी जरूरी है। इन सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कहां से मेजर करेंगे, जो कि हमको एक ऐसा फ्रेम हो जो कि रेस्ट में हो, और वो कौन सा फ्रेम है? सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जब भी आप इंटरनल एनर्जी के विषय में लिखेंगे तो आप ये जरूर लिखिए एडिशनल माइलेज लेने के लिए अपने स्कूल में या कहीं भी। कल मैंने बताया भी, इसलिए ब्रीफ कर रहा हूं केवल। इट इज द सम ऑफ, लिखना नहीं है, कल बता रखा हूं मैं हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूं केवल। सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज या ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी लिख लीजिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एनर्जीज, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सच एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कल मैं लिखा रखा हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, उनके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी हो, एटसेट्रा इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। एंड दीज एनर्जीज आर मेजर्ड। समझ गए श्री राणा कि क्यों सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे थे? यस सर, समझ गया। आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम या रिलेटिव टू सेंटर, a frame of reference relative to center of mass, measured a frame of reference relative to center of mass। ठीक है, बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन है, जिसके भी दिमाग में बैठ जाए कि नहीं भाई ये आपका हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, तमाम तरह की एनर्जी है ना। वो एनर्जी हम देखेंगे कहां से, तो एक ऐसे फ्रेम से जो रेस्ट में हो। उन सारी एनर्जीज का सम ही इंटरनल एनर्जी होता है। और मैंने ये भी बताया था द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सिग्निफिकेंट। मिश्रा जी, उत्कर्ष मिश्रा, याद आ रहा है? ये सारी बातें याद आ रही बेटा? यस सर। तो इसको रिवाइज भी करना पड़ता है ना, ठीक है। एंड यस सर। इट इज डिफाइंड एज डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी, ठीक है। सो किसी भी पाथ से होकर जाकर, मैंने बताया था पाथ फंक्शन क्या होता है, किसी भी पाथ से होकर जाए, किसी दो स्टेट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी पाथ से जाए सेम ही होगा। इसीलिए ये जो इंटरनल एनर्जी है एक तरह का स्टेट फंक्शन है। जैसे कल भी मैंने बताया था आपको, ध्रुव कुमार, अगर बेटा सुविधा हो रही हो तो तुम्हारे पर भरोसा है, लेकिन तुम जिस तरह से काम करना चाहिए कर नहीं रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? हाँ या ना में जवाब दो। सर वो बंद हो गया था कैमरा। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं। तुमको जैसा मैं देखना चाहता हूं, जिस तरह तुम बच्चे थे, क्या वैसा परफॉर्मेंस दे रहे हो तुम? बोलो।
किसकी कमी है बेटा? मेरी कमी है ना, मैं तुमसे परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहा हूं। बोलो। नो सर। तो उसको इंप्रूव करो बालक। यस सर। अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ। नहीं आपके फादर की लाइफ है ना मेरी है, आपकी अपनी लाइफ है। कैसा बनाना चाहते हो? अगर अभी खराब होगा तो आगे भी खराब होगा, है ना? तो उसे इंप्रूव करो। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, मोबाइल पे कर रहे हो तो आप वीडियो ऑफ करके कैम आप लिख सकते हो, लेकिन मिश्रा जी आप नहीं ऑफ करेंगे। यू आर कंफर्टेबल, ठीक है? ध्रुव कुमार, मैं विद इन 5 डेज आपके अंदर चेंज चाहता हूं, विद इन 5 डेज। रिमेंबर दिस, यू कैन ऑफ योर वीडियो। आई सी कि आपका वीडियो लैग कर रहा है और थोड़ा सा घूम भी जा रहा है, तो हो सकता है कि मोबाइल से आप ले रहे हो, तो आप मोबाइल एक साथ रखे और लिखिए। थैंक यू वेरी मच। करो, लिखो उसको, लेकिन मैं कॉपी चेक करूंगा। तो आप देखिए, हाँ कोई नहीं, लिखो उसको, सारी चीजों को लिखो। ये तो कल लिखा रखा था मैं, इसलिए कोई बात नहीं। अब यहां से आप देखिए, तो कल मैंने बताया था स्टेट में चेंज, राइट? अच्छा, एक दो बातें और भी आज मैं करूंगा। इसको बड़ा इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे। इस जल्दीबाजी में मैं नहीं हूं कि कल सिलेबस खत्म कर देना, नेवर। हर्ष आनंद, एम आई राइट? हर्षराज? यस यस सर। यस सर। सर हाँ सर, इंटरनल एनर्जी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तभी ना सर मेजर अगर कर सकते चेंज। अरे नहीं भैया, रेस्ट में रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करोगे तुम? गैस के मालिक नहीं सर, काइनेटिक नहीं सर, मतलब इंटरनल, टोटल इंटरनल एनर्जी सर। अरे भाई, गैस के मालिक्यूल की बात की जा रही है यार, तुम क्या बात करते हो? गैस के ओवरऑल सिस्टम। अरे रुको, पहले रुको, तुम्हारे क्वेश्चन जवाब भी थोड़ी देर में देना, रुको। अब जैसे मान लो 2 पाथ है ना? हम मान लो इधर प्रेशर ले लें, इधर वॉल्यूम ले लें, ठीक है ना? हम इनिशियल और फाइनल स्टेट यहां पर है, तो हमेशा उल्टे पुल्टा क्वेश्चन पूछते हो, और ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक? एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है। तो कल भी हमने बताया था कि अगर हम किसी 2 सेम स्टेट के बीच में, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं सिस्टम को कैरी करने के लिए। सिस्टम को कैरी करके ले जाने के लिए बहुत सारे रास्ते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन कैरी द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट, राइट? तो देखिए, जैसे एक रास्ता हमने ये ले लिया, एक रास्ता हमने ये ले लिया। इन दोनों रास्ते पे जो वर्क डन सिस्टम को करना पड़ा होगा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने में, ठीक है, वो आपका अलग अलग रहा होगा। हीट एनर्जी भी, हर्षानंद थोड़ा माइक ऑफ करो, हीट एनर्जी भी अलग अलग रही होगी, लेकिन जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया होगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में, जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लिख दें PI VI, टेम्परेचर TI, यहाँ लिख दे T फाइनल, प्रेशर फाइनल, वॉल्यूम फाइनल, टेम्परेचर फाइनल। तो हम आपका किसी भी रास्ते से जाए, जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा, चाहे सेकंड रास्ते से जाए फर्स्ट रास्ते से जाए। हाँ, वर्क डन और हीट सिस्टम ने जो लिया या दिया, या वर्क उसके ऊपर किया गया या वर्क सिस्टम ने किया, वो डिफरेंट हो जाएगा, बट टेम्परेचर में डिफरेंस सेम रहेगा। इसीलिए चेंज इन एक्सटर्नल एनर्जी भी सेम ही होगी किसी भी पास से जाए हम। इसीलिए इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन बोलते हैं, वर्क डन और हीट पाथ फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ लिख भी दिया था, ठीक है? The change in internal energy is a state function, ठीक है? While, again I'm writing, while work done and heat is a path function, जो कि कल मैंने आपको बताया था।
हाँ जी हर्षराज जी, क्या आपका दिक्कत है बताइए, क्या बोल रहे थे आप? सर इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट तो मेजर नहीं ना कर सकते सर। जब डिफरेंस हमेशा मेजर करते हैं, पहले ही मैं लिख रखा हूं, हमेशा यस डिफरेंस, सर। वो तो लिख ही रखा हूं मैं। यस सर। चेंज मेजर होता है। हाँ सर, अगर मतलब यस सर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा मतलब गैसेस तो मोशन में सर, मतलब तो उसको फिर मेजर कैसे करेंगे सर, जैसे कि चेंजेस काइनेटिक एनर्जी और वो आप देखेंगे, आपके लेवल पर ये मेजरेबल नहीं है जिस लेवल पर आप स्टडी कर रहे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की जब बात की जाएगी तो थोड़ा सा आपको झलक वहां मिलेगा कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेट कहीं कहीं पर रूल को भी वायलेट करता है ये। ठीक है ना? यस सर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे मेजर करते हैं, एक मिनट लेकिन सर आ गया सर फर्स्ट पूछ लॉ। लिए तो सुनो बात को। अब क्या आया नहीं आया पूछ लिए हो तो थोड़ा सुनो, पेशेंस रखो। अब यहां पर एफ जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखिए, जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, चिल्लाते रहे हम बोलबे नहीं करेंगे, आप यू आर टोटली फ्री। एन डायमेंशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बोलेंगे ही नहीं। तो गार्जियन को फोन करके जबरदस्ती ऑन कराना पड़ता है, कॉपी लेके बैठेंगे नहीं, पढ़ने चले आए, कहानी सुन रहा है, अगले दिन भूल जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आया। ये सीधा सा एग्जाम्पल है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब यहां पर कितनी स्वतंत्रता आपको है, यू आर फुली फ्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूं कि ट्रेन में आप जा रहे हैं, तो अगर मैकेनिक्स की भाषा में कहें तो इसी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। इसी चीज को थर्मोडायनामिक्स में आके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। जैसे कि ट्रेन में आप जा रहे हैं, ट्रेन की बोगी में आप बैठे हुए हैं, तो आप देखते हैं कि दो दो चार दरवाजे हैं एक बोगी में, मतलब एक कंपार्टमेंट है ना, दोनों साइड, दो राइट दो लेफ्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा उस कंपार्टमेंट में चारों दरवाजों के पास जाके खड़े हो सकते चलती ट्रेन में, आपकी फ्रीडम वहीं तक है। तो उस ट्रेन की बोगी में इधर से उधर घूमते रहिए, लेकिन अगर उसके बाहर जाने की कोशिश किए तो आपकी फ्रीडम वहीं खत्म हो जाएगी। तो फिर दो रास्ते होंगे, या तो हॉस्पिटल या ऊपर, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। समझ गए? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड मोशन, आपका रिस्ट्रिक्शन वहां लग गया। आप बोगी में उछल कूद करिए, दौड़िए, भागिए, गेंद खेलिए, कुछ करिए, ये आपकी इच्छा, वहां तक स्वतंत्रता आपकी है। ठीक उसी तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स की भी कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कितने तरह के इंडिपेंडेंट मोशन गैस का मॉलिक्यूल कर रहा है। मोनो एटॉमिक गैस एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है, एक्स वाई प्लेन में जा सकता है, वाई जेड प्लेन में जा सकता है, जेड एक्स प्लेन में जा सकता है। एक ट्रांसलेशनल मोशन वो करता है, तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है। 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, यानी एफ की वैल्यू तो 3 हो जाएगी। ठीक है? इसी तरह से आपका अगर डायनामिक मॉलिक्यूल आ गया, अब एक जनरल बात बता रहा हूं, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की कहानी फिर बदल जाती है वहां पे, है ना? और केमिस्ट्री में हो सकता है बताया हूं, हम भी बताएंगे, लेकिन वो चैप्टर आने पे। तो अगर डायनामिक मॉलिक्यूल की बात की जाए, पता चला ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, 2 रोटेशनल मोशन भी हो गया, यानी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। अब अगर पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक गैस पर आ जाए, 3 एटम जहां पर हो, है ना, तो क्या हो गया, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा। तो ये एंड इंडिपेंडेंट मोशन, एंड मतलब कितने डायरेक्शन में मूव कर पा रहा, इस कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है? तो ये आप पढ़ेंगे वहीं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, वहीं से पता चलता है। ठीक है? तो इंटरनल एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। मेरे ख्याल से अब इंटरनल एनर्जी थोड़ा समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत यहां तक? एनीबॉडी फील्स एनी प्रॉब्लम? आस्क मी। रिलेटेड विद दिस कांसेप्ट, एनीबॉडी? श्रेय राणा? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज हमको जानना है कि जो सिस्टम की बाउंड्री होती है वो किस तरह की होती है। तो सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है? व्हाट इज ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम?
वैष्णवी, वैष्णवी, टेल मी, यस सर। क्या थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है? तुम्हारे भी बड़े सारे कंसर्न हैं नाहक। ये केमिस्ट्री पढ़ी, बताओ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में तो पढ़ाया जा चुका होगा, पूरा पढ़ चुके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गेज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, सारा कुछ वो मुझे भी पता है। क्या होता है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम? टेल मी। रुक जा आदित्य तिवारी, पूछता हूं तुमसे, बताइए भाई। अब क्या हो गया? आदित्य तिवारी, टेल मी। कल भी मैंने बताया थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या है, बताओ। सर केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है सर जहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस करता है और जो सिस्टम होता है उसके एक बाउंड्री होता है, अंदर अंदर उसके ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रिएक्शन टेक प्लेस करता है और बाहर मतलब सराउंडिंग्स होता है, और सराउंडिंग्स और वो सिस्टम दोनों मिला के यूनिवर्स कंसीडर किया जाता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। अभी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में आईआईटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अभी क्वेश्चन दूंगा नहीं, उसी क्वेश्चन को थ्योरेटिकल पार्ट में मैं बना रहा हूं। देखो भाई, बहुत बढ़िया आदित्य। देखो ऐसा है, कल भी मैंने बताया था कि एक कंटेनर ले लें और उसके अंदर पिस्टन लगा दें, फिजिक्स की भाषा में इस तरह से समझते हैं, और उस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस हम भर दें। दिस होल इज कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इसके बाहर जो सारी चीजें हैं वो क्या है? सराउंडिंग्स है। तो सराउंडिंग और गैसेस सिस्टम को मिला दें तो क्या बन जाता है? कि यूनिवर्सल टाइप की चीज बन जाती है। ठीक है ना? तो आइए मैं इसको फिजिक्स की भाषा में ऐसे लिखूंगा, ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम is dependent on या डिपेंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ फंक्शन लिख देते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ, जैसे मैकेनिक्स में अगर हम कहें ए मैकेनिकल सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। 4 कोऑर्डिनेट पढ़ते कि नहीं? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, टाइम कोऑर्डिनेट, इन्हीं में रिलेशन निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड फार्मूला। उसी तरह से एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम 4 थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स या वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। इज अ फंक्शन ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी बताता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को। ठीक है? तो फिलहाल हम 3 ही कोऑर्डिनेट की बात करेंगे यहाँ पर। अब एंट्रोपी को हम नहीं लेंगे, जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करेगी एंट्रोपी तक जब पहुंचेंगे तो वहां बताएंगे इसको कि है क्या चीज है। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इतना याद सर रखिए। नंबर ऑफ मोल्स नहीं आता इसमें? अरे यार, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, केवल 4 ही होता है। ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स है, अमाउंट ऑफ द गैस से रिलेटेड है। राइट? ठीक है बेटा, सिर्फ यही 4 है। ओके सर। है ना? केमिस्ट्री में क्या पढ़ी वहीं समझो। फिलहाल हम इस पर बात करेंगे। इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो P स्टैंड्स प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, and delta S change in entropy. Which measures degree of disorderness. इतना जान लीजिए अभी। ओके? In a thermodynamical system, अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन पर लेकर नहीं आऊंगा मैं। In a thermodynamical system, there is a container fitted with a piston which can move without
फ्रिक्शन, ठीक है, एंड एन आइडियल गैस फील्ड इन ए कंटेनर। यही है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कंटेनर। क्या लिखे हम? In a thermodynamic system, there is a container fitted with a piston which can move without friction and an ideal gas filled in the container. अब आपका जो बाउंड्री होती है कंटेनर की, वो किस तरह की हो, उस पर भी बात करेंगे हम। अब वाल्व्स के ऊपर अब बात करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल आज मूड में हूं। कल थोड़ा हेल्थ इशू था, इसलिए कल थोड़ा स्लो पढ़ाया। यहाँ पे एक पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है इसके अंदर, और यहाँ पे, और साथ में जब भी क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा द पिस्टन इज मासलेस, ये जरूर लिखा होगा। और यहाँ पर ये गैस, आइडियल गैस ऐसे भर दी गई है। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है समझने वालों के लिए। एक एक बात मुझे दिख रही कि इसमें हो क्या रहा है। आप भी अगर सोचना शुरू करें दिखने लगेगा आपको। ठीक है, ये आइडियल गैस है, गैस फील्ड है। अब गैस के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं भाई, तो चारों तरफ मोशन में है, डिफरेंट तरह की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, हर तरफ भाग रहे, रैंडम मोशन में है। इनके पास एंट्रोपी भी होगा। खैर एंट्रोपी की बात अभी करेंगे ही नहीं हम, है ना। ये आपका डिफरेंट डायरेक्शन में इसे दौड़ भाग मचा रहे हैं। कल हमने शायद बताया भी था आपको, इसी में वर्क डन निकाल के सारा कुछ। आज हम कुछ और बात करना चाहते हैं। तो पिस्टन इज मासलेस, आइडियल कंडीशन ले रहे हैं। पिस्टन इज मासलेस, ठीक है, एंड द वॉल्स आर द massless and the walls, piston is massless, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, massless. The walls of the container and the piston ठीक है, differentiate and the piston separate the thermodynamical system from the surroundings. अब सराउंडिंग्स क्या है तो देखो भाई, इधर एयर है, सर आना मजा आ रहा है ऐसे सोचने में, चारों तरफ एयर है, इसके है ना, एयर के मालिक। हाँ सर, दिखा दूंगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मूड में आ गया तो। अगर तुम लोग पढ़ना चाहे तो, नहीं तो भाई तमाम रास्ते हैं। ये सब सराउंडिंग है, दिस ऑल आर द सराउंडिंग्स, ठीक है। ये सबको सराउंडिंग बोलेंगे। सराउंडिंग में सिर्फ एयर ही नहीं है। श्रेया, समझ में आ रहा कैसे सोचा जाता है? यस सर।
तो ये फिजिक्स में हर एक ब्रांच में जो बच्चा इस तरह सोचने की आदत डालेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उससे मजा आने लगेगा। और यही मैं अनवा को सिखाया था, जो आप लोग का सीनियर है। मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चा जो है मेरा रैंकर बनेगा, क्योंकि वही एक बच्चा था पूरे 11th में जो शायद जो मैं चाहता था उस हिसाब से सोच पा रहा था वो, और अच्छे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं, अच्छे क्वेश्चंस, उसे हिंट ही केवल करता था मैं। शायद वही लोग पूछता भी था, 1-8-2 और बच्चे थे लेकिन उस जैसा कम लोग। क्योंकि उसको मैं सिखाया था कि बेटा सोचे कैसे है, पहले तो यही आदत दिलाया मैं, वो समझ गया तुरंत। एक और संदीप पात्री, सचिन शिवकुमार, इन लोगों को भी यही आदत दिलाया था जो आज कहीं है। ये जो हीट है ये सराउंडिंग दे रहा है, किसी भी फॉर्म में दे रहा है। बर्न लायक हम दे सकते हैं, या हो सकता है गर्मी के दिनों बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो, जैसे आप देखते हो ना कि कार का टायर में गर्मी के दिनों में हवा कम भरते हैं। पता चला कि ग्रेटर नोएडा का जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है उस और नई नई कारें लोग गए, गर्मी के दिनों में पता चला बढ़िया हवा टाइट करके और ब्लास्ट हो गया, फट गया टायर और एक्सीडेंट हो गया जी। क्यों? उन लोगों को पता ही नहीं रहा था कि भैया इसमें गैस फिल कराएंगे, वैसे खासतौर से ऐसे रोड के लिए, कंक्रीट रोड के लिए नाइट्रोजन फिल कराना चाहिए, वो भी कम। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं जब आगरा जा रहा था तो मैं नाइट्रोजन हमेशा अपनी गाड़ी में रखता हूँ, फिल करा, साथ में 36 होता है पावर, उसका जो है वह पावर का प्रेशर है ना, और हम उस दिन 25 भराए थे। और जब मैं रास्ते में ये चेक करने के लिए, रियलिटी में हम थियरी ही पढ़ते कि वाकई में ऐसा होता है, कुछ दूर जाने के बाद जब हमने मेजर कराया तो देखता हूं कि वो 25 से बढ़ के करीब 38 के आसपास हो गया था एयर प्रेशर। मैं तुरंत उसको कम किया, हालांकि टायर नए थे, निकलवाया हवा वहां पर। क्यों? बिकॉज ऑफ हीट, और इवन वो गाड़ी दौड़ रही है, फ्रिक्शन की वजह से बहुत हीट एनर्जी डेवलप हुई, जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड करने लगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ये जो तीनों हम पीवीटी एंट्रोपी को छोड़ दीजिए, किसी एक को हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब मान लीजिए कि हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं और हीट देना हमने शुरू कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रखेंगे? पिस्टन को कहीं जाने ना दे, क्योंकि बाकी चीज तो कहीं हिलेगा नहीं। पिस्टन ही ऊपर नीचे जा सकता है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो क्या होगा कि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रख दिया, इधर से हीट सप्लाई करना शुरू किया। तो हीट जब सप्लाई करना शुरू करेंगे तो अपने आप ही जो तीसरी बची हुई क्वांटिटी है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिए और टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, हमने हीट देके टेम्परेचर बढ़ाने लगे। तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन को ऊपर ले जाना चाहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब पिस्टन ऊपर नहीं गया, लगातार हम हीट दिए जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं से ब्लास्ट कर देगा, ये कहीं तो निकलेगा। फ्रॉम द सराउंडिंग। अब हाँ बोलो। सर ऐसा पॉसिबल है कि हम ये कैलकुलेट कर सके कि मतलब किसी गैस को कितने प्रेशर, मतलब कितने टेम्परेचर पे हीट करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? नहीं पूछा था 11th के करिकुलम में है या ऐसे, मतलब पूछा था ऐसे? अरे बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हें। खुश, अभी यहाँ आ जाओ। ओके सर। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये सिलेंडर का वाल और पिस्टन का वाल कैसा है। तो दो तरह का होता है वाल, एक डायथर्मिक, यू नो व्हाट इज डायथर्मिक वाल? यस सर। सर इसके अराउंड हीट एक्सचेंज हो सकता है। हाँ, डायथर्मिक वाल। थर्मिक वाल, डायथर्मिक वाल वो है, जैसे मान लो या पिस्टन टाइटली फिटेड है, तो जो भी गैस का मास है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि गैस लीक ही नहीं कर रही। ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आ गया, सर नंबर ऑफ मोल्स,
जो गैस के अमाउंट भरे हैं, ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ मोल्स है भाई। तो अगर गैस लीक कहीं से नहीं हो रही है तो गैस का मास नहीं कम हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर कैन बी, सर एक मिनट लिखना शुरू कर दो, थोड़ा वेट कर लिया करो, इसके बाद पूछो। अच्छा ठीक कैन है बी सर। डायाथर्मिक, ठीक है, डायाथर्मिक, ठीक है। एंड अ डायाथर्मिक वाल्व allows the exchange of heat from the system, exchange of heat between system and surrounding. Surrounding, हाँ बोलिए, अब आप क्या करते पीयूष, बताओ, प्रियांशु क्या सर यहाँ पे बर्नर जो होगा वो सिस्टम में आएगा कि बाहर, सिस्टम में नहीं, नहीं बाहर, सराउंडिंग में। हाँ हाँ हाँ, हाँ, जो हीट ले रहे हैं सर वो सराउंडिंग से ले रहा है वो, सराउंडिंग से ले रहे हैं। अभी फिलहाल जो बना है Yes, उसमें sir. सराउंडिंग से ले रहा है। और दूसरे तरह का वाल हो सकता है एडियाबैटिक वाल। अब जैसे मान लो, कई बार आप ये भी देखोगे क्वेश्चन करते समय, क्वेश्चन का भी मैं बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चंस बनेंगे। वैष्णवी, वैष्णवी यस सर। कैसे पढ़ाई करी हो भाई, सब भूल भाल गई हो तुम, कैसे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बताओ। अब कोई जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास, बेटा पढ़ो ध्यान से यार। सर बोलो। सर आपने इसमें कहा था कि एयर में मतलब सिर्फ वो बाहर की जो सराउंडिंग है उसमें सिर्फ एयर नहीं होगी, तो नहीं। उसमें और क्या नहीं नहीं नहीं, जितनी भी चीजें इस सिलेंडर के बाहर है वो सब कुछ सराउंडिंग है। जैसे मान लो मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ, है ना, तो ये रूम एक सिस्टम हो गया, इसमें मैं हूँ, मेरा लैपटॉप है, जिस चेयर पर बैठा हूँ वो है, किताबें हैं, तो मैं और ये रूम की वाल बाउंड्री हो गई। और सिस्टम में क्या हो गया, मैं हो गया, लैपटॉप हो गया, ये राइटिंग पैड हो गया, कुछ किताबें हो गई, और मेरा ब्रेन है। ये सब सिस्टम के पार्ट है। इसके बाहर जो मेरी फैमिली के और लोग हैं वो इसके बाहर है, दे आर ऑल कॉल्ड सराउंडिंग्स। उसी तरह से इसमें एयर भी है, बर्नर भी है जिससे हीट हम ले रहे हैं, जो भी चीजें इसके बाहर हैं वो सब सराउंडिंग का पार्ट हो गया। समझ के, बहुत बेसिक सा फंडा है, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब इसमें देखो, ये एक हमने कंटेनर ले लिया, इसमें दोनों तरफ हमने गैस भर दिया, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। इधर मान लीजिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है। इधर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है, नंबर ऑफ मोल्स N2। यानी इधर की गैस न इधर जा रही है, न इधर की गैस इधर आ रही है, इसको बोलेंगे वाल्व, ठीक है। मान लो ये जो हमने ऑरेंज कलर से लिखा है, जो बाउंड्री बनाई है, ठीक है, ये आपका पार्टीशन कर देते हैं, इसको पार्टीशन लिख देते हैं। पार्टीशन स्पेलिंग सही है क्या, देखो तो जरा, गलत है, बोलो भाई। मानस मेहता, पार्टीशन ठीक लिखा हूं? सर ए नहीं आएगा, आई आता है उसमें। क्या लगेगा बताना तो तुम, आइए देखो, पूरा स्पेल करो। ARTITION, ARTIAON, ए नहीं आएगा ना? नहीं सर, ए नहीं आएगा, TION। हाँ हाँ, वही ए में, हाँ वाल्व। सर के बाद वापस से TION। पार्टीशन TITION TITION होगा।
हाँ TITION पार्टीशन, ठीक है। अब ये वाल्स है, वाल्स इस कंटेनर का पार्टीशन बीच में जो रेड कलर का लगाया हुआ है। अब ये पार्टीशन क्या कर रहा है कि इधर के गैस को इधर नहीं जाने दे रहा, चाहे इधर से इधर नहीं आने दे रहा, यानी नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टीशन है अगर डायाथर्मिक है तो पता चलेगा कि इधर से हीट इसको अलाउ करेगा, चलो भाई जिधर का टेम्परेचर ज्यादा उधर से हीट आएगा। वैसे तो आएगा दोनों तरफ से, इधर से भी आएगा इधर, लेकिन हम ये कहते हैं अभी तक कि जिधर हायर टेम्परेचर उधर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है, ये कहते हैं ना। मान लो T2 हायर है तो T2 से T1 की तरफ जाएगा, या T1 हायर है तो T1 से T2 की तरफ जाएगा, ये हीट फ्लो करेगा इधर। यानी एक तरफ हीट फ्लो करने से क्या होगा, एक तरफ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मान लो अगर हम इस पार्टीशन को क्लैंप कर दिए, मतलब जाने नहीं दिए, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, क्लैंप कर दिए। क्लैंप करने का मतलब हो गया कि पार्टीशन कहीं हिलबे ना करे, यानी मूव ना करे। तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इधर V2 है तो इधर V2 ही रहेगा, इधर V1 है तो V1 ही रहेगा, यानी गैस का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। यानी हमने सिर्फ हीट को पास करने दिया। अगर ये पार्टीशन आपका डायाथर्मिक है तो ना नंबर ऑफ मोल्स को चेंज होने दिया, ना वॉल्यूम घटने बढ़ने दिया दोनों तरफ के कंपार्टमेंट का, सिर्फ हीट को एक्सचेंज करने दिया, जिससे टेम्परेचर बढ़ने लगे एक तरफ का और दूसरे तरफ का घटेगा। तो जिधर का टेम्परेचर बढ़ेगा उधर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अभी बताया हमने। एक तरफ का जिधर टेम्परेचर घटेगा उधर का प्रेशर घटने लगेगा। तो कुछ समय बाद जब दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं प्रेशर भी सेम हो गया, क्योंकि पिस्टन को बीच में वाल को ये आपका जो पार्टीशन को क्लैंप कर दिया। लेकिन अब ये जरूर कह सकते हैं हम कि दोनों तरफ के चैम्बर में जो गैस भरी हुई है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर सेम हो गया, दे आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम। अच्छा, दूसरा इसका देखो, मान लो अगर क्लैंप ना करें, आप पार्टीशन डायाथर्मिक रहने दें, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है श्रेया? हाँ सर। थोड़ा सर यहाँ पे क्लैंप का क्या मतलब है? रोक दिया गया, मूवमेंट ना हो। अच्छा सो मतलब क्लैंप गैसेस को इंटरमिक्स होने से बचा रहा है। हाँ, ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं भाई। क्या बोल रहे हो तुम? हम बोल रहा था कि जो क्लैंप होता है वो गैसेस को इंटरमिक्स होने से बचाता है। अरे क्या बड़ा बोल गया भाई, थोड़ा रुक के बोल यार, मैं भी रावण थोड़े जब सुनाई दे रहा है मुझे, आराम से बोलो। मैं कह रहा हूँ कि जो क्लैंप होता है वो गैसेस को इंटरमिक्स होने से बचाता है। गैसेस को इंटरमिक्स होने से बचाता है। हाँ तो सर 3 बार यही तो बोला मैंने। हाँ, तो मेरा कान खराब हो गया ना, क्या करूँगा अब। पार्टीशन डायाथर्मिक है, लेकिन अब की बार क्लैंप नहीं किए हम। मान लो इसमें भी T1 ग्रेटर देन T2 लिख दे, अब क्या होगा भाई, इधर से इधर हीट जाएगी तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा। अगर शुरुआत में क्लैंप नहीं किए थे हम, इसके मतलब P1 P2 दोनों सेम था, तभी तो रुका पड़ा था। P1 P2 सेम होने से क्या होगा कि एरिया फिक्स है, इधर से फोर्स है, इधर से फोर्स सेम हो गया, दोनों गैस का यही रुका पड़ा है कि नहीं पड़ा है? यस। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, T2 लेस है कोई बात नहीं, T1 पड़ा है ठीक, कोई नहीं, प्रेशर सेम है। अभी देखिए अब क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अब हीट इधर से इधर ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, इस लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। इधर का टेम्परेचर T2 बढ़ने लगा और T1 घटने लगा। जब T2 बढ़ने लगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू करेगा।
जब इंक्रीज करना शुरू करेगा, पहला काम करेगा टेम्परेचर बढ़ते, प्रेशर फट से बढ़ाएगा, प्रेशर फट से बढ़ाएगा तो सिस्टम तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ने की वजह से क्लैंप क्या होगा, इधर से फोर्स बढ़ गया जी, इधर से फोर्स कम हो गया, तो अपने आप ही ये जो बीच का वाल है वो मूव करने लगेगा। ये पता चला मूव करके यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ कहीं आ गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, ये सब पूछा जाता है। कराएंगे सब कराएंगे, टेम्परेचर T1 लिख दें। तो बाद में अब क्या होगा कि जब मूव करके यहाँ आ गया तो टेम्परेचर पहले तो T1 T2 था, लेकिन अब टेम्परेचर दोनों साइड का T और T हो गया। अब प्रेशर भी आपका बराबर हो जाएगा, यानी ये आपका पार्टीशन अब यहाँ मूव करके आ गया। तो क्लैंप करने से ये होगा, कि क्लैंप नहीं किए तो पार्टीशन पता चला उस तरफ मूव किया जिस तरफ प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा और धीरे धीरे थोड़ी देर में टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल है। तो कुल मिलाकर डायथर्मिक वाल का काम क्या है, हीट को अलाउ कर देना और थोड़ी देर में सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाए। लेकिन अगर यही डायथर्मिक वाल के बजाय एस्बेस्टस की सीट लगा दें, एस्बेस्टस देखे होगा ना, जो छप्पर पर ढाला जाता है, सीमेंटेड जो होता है, तो ना तो परफेक्टली एडियाबेटिक है ना डायथर्मिक है, तो इन बिटवीन का समझिए, एडियाबेटिक की तरह ज्यादा मान सकते हैं आप उसे। तो वो भी आपका हीट एक्सचेंज करने देगा, लेकिन बहुत कम मात्रा, बहुत थोड़ा। तो सिस्टम को थर्मली इक्विलिब्रियम आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, बात समझ रहे हैं। सिस्टम को थर्मली इक्विलिब्रियम आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जहां कहीं एस्बेस्टस सीट लिखा हो तो यू शुड कंसीडर इट इज लाइक एडियाबेटिक। अब आता है एडियाबेटिक वाल। सर वो पार्शियली हीट ट्रांसफर करेगा। हाँ, अरे देखती नहीं तो हो, फिर वो कंटेनर जो है वो मतलब इक्विलिब्रियम में फिर कैसे आ जाएगा, क्योंकि उसमें से तो कुछ हीट ट्रांसफर आएगा। कंटेनर नहीं, गैसेज इक्विलिब्रियम आते, कंटेनर थोड़ा इक्विलिब्रियम में आता है। हाँ मतलब गैसेस जो हाँ, कंटेनर के अंदर जो है बहुत देर बाद आए। सभी आपको होता है ना कि इसे एडियाबेटिक भी कहते हैं। मेरी बात सुनो, पहले एक आंसर देना दो। जैसे मान लो कि कुछ लोग क्या करते हैं, घर मान लीजिए थोड़ा कम पैसा लगा है और छत जो है एस्बेस्टस की सीट का डलवा दिए, तो जाड़े के दिन में, चाहे गर्मी के दिन ले छोड़ो, तो एस्बेस्टस पहले गर्मी में गर्म होता रहेगा, दोपहर तक आके खूब भयंकर गर्म हो जाएगा, सुबह गर्म नहीं होगा। अब इसके बाद उसके नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा हीट मिलेगा, बहुत ज्यादा रेडिएशन करके वो देगा हीट। पहले तो हीट काफी वो हटा दिया, लेकिन धीरे धीरे हीटअप होता रहा, इतना ज्यादा हीटअप हो गया कि पता चला कि रेडिएशन शुरू करके अंदर जो लोग हैं सबको गर्मी पैदा कर, पता चला गर्मी दिन और रात में बेचारे बाहर निकल के सो रहे हैं। और वही एस्बेस्टस फिर धीरे धीरे काफी समय के बाद 12-1-2 बजे रात के बाद जाके थोड़ा कूल होता है और सुबह तक जाकर प्रॉपर कूल होता है। इसके बाद फिर धूप पड़ गई, फिर अगले दिन गर्म हो गया, तो तुरंत नहीं गर्म होगा और तुरंत ठंडा भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? श्रेया समझी तुम बात को? हाँ सर, मतलब वो पूरी हीट ट्रांसफर नहीं करेगा ना एक बार में, है ना। देखिए एडियाबेटिक वाल्व, these type of valves does not allows the heat and also not allows to mass exchange of mass. To exchange of gas लिख लो, गैस का एक्सचेंज अलाउ नहीं करता, और हीट को भी allow the heat and also does not allow the exchange of gases.
यानी इसमें डेल्टा क्यू चेंज इन हीट 0 होता है। तो ये सिस्टम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था। कितने तरह का सिस्टम हो सकता है? अगर एडियाबेटिक वाल लगा दिए, इस कंटेनर का एडियाबेटिक वाल लगा दे, तो बर्नर लगा गर्म करते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हीट लेगा ही नहीं। बात समझ में आई? ये क्लियर है एकदम? पॉसिबल है कि उधर बर्नर लगा के हीट करते रहे और हीट टेंपरेचर चेंज ना हो? Perfect adiabatic is not possible, but near to the adiabatic we can make. Means no exchange of it. Thermos class क्या है? बताओ। एडियाबैटिक है लेकिन परफेक्ट नहीं है। उसमें चाय गर्मा के रख दो, 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद लोग क्या गर्म रहेगी? नहीं, वही टेम्परेचर नहीं, क्योंकि वो भी तो रेडिएट करता है। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात दिमाग में आ गई सभी के, या किसी को दिक्कत है अभी भी? आ गई सर। वैष्णवी यस सर, आ गई दिमाग में, या अभी भी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? आ गई समझ। अच्छा, कल तक भूल जाएगा, याद रहेगा? अब याद रहेगा। चलो देखते हैं। अब हम बात करेंगे, अब तक तो हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, सिस्टम क्या है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या है, वाल्स कैसी होंगी, ये जाने। इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्कडन पाथ फंक्शन है, हीट किसे कहते हैं, एक काइंड ऑफ एनर्जी है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस से प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, है ना। जैसे मान लो अभी हम जीवित हैं, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, किसी किसी का 97 भी होता है। अगर यही एक इंसान डेथ कर जाए तो आफ्टर सम टाइम यू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी से ऑलमोस्ट मतलब गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, 98 नहीं रहेगा। क्यों भाई? तो सारा मैकेनिज्म बॉडी का स्टॉप हो चुका है, जो भी हीट थी वो निकल चुकी है। आइए, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो मैं बात कर रहा हूं इसके बाद हीट कैपेसिटी। वैष्णवी बेटा बताओ, हीट कैपेसिटी क्या है? वैष्णवी टेल मी। ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। मैं सर से आज आप लोगों की बात शेयर करूंगा। उत्कर्ष मिश्रा, व्हाट इज हीट कैपेसिटी? सर एक मिनट वेट। उत्कर्ष मिश्रा बताइए, हीट कैपेसिटी क्या है? सर एक बॉडी जितनी हीट हो सकती है वो उसकी हीट कैपेसिटी है। यस सर। अच्छा, तो गैस मैक्सिमम तो हर्षराज बताना क्रिटिकल कैपेसिटी। मैं बताऊं सर? रुक जा, हर्षराज को मौका यस दो। सर, हर्षराज बताओ। amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius. नहीं, वो कुछ और चीज हो गया। हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, स्पेसिफिक हीट तुम बता रहे हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहे बेटा तुम। Amount of the heat required to increase temperature of system by 1 degree Celsius called as heat capacity of the system. चलो इसको नाम हम देते हैं, तुम जो हीट स्पेसिफिक हीट जानते चाहते थे, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो, दोनों एक ही जैसा है। सर रुको हेलो, रुको भाई, पहले लिख लें दो। हाँ बोलो हर्षराज, क्या बोलते हो? सर स्पेसिफिक हीट में तो मास स्पेसिफाइड होता है, तो मतलब 1 ग्राम होता है, और मोलर हीट में भी तो मोल से स्पेसिफाइड होता है, लेकिन हीट कैपेसिटी में मास सिस्टम का लिया जाता है। तो इसलिए सर, जैसे कि सर जो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, जबकि स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है, जबकि स्पेसिफिक हीट नहीं करता है सर। बिल्कुल स्पेसिफिक हीट और हीट, यस सर, तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन सही ना है सर, क्योंकि हम 1 ग्राम जब तक नहीं बोलेंगे तो स्पेसिफिक कहाँ होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1 ग्राम के बजाय मास से डिवाइड कर दो, ज्यादा बढ़िया है उसमें। हाँ सर, तब तो वो हीट कैपेसिटी शिफ्ट हो गया। हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा तब, समझे? हाँ सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, चलो कोई कुछ और बताना चाह रहा था, वैष्णवी बोल रही थी कुछ, बताओ। मैं भी यही बोलने वाली थी। अच्छा ठीक है, देखो किसी चीज को याद रखने का ढंग क्या है। मान लो मैं हीट कैपेसिटी पहले लिखा था, अब आप लोगों ने जब स्पेसिफिक हीट बताना शुरू कर दिया तो मैंने ये स्पेसिफिक हीट लिख दिया। तो पहले मैं हीट कैपेसिटी की बात करता हूँ। कभी ध्यान से देखो, अगर घर में 1 लीटर मिल्क आए और उसको वार्म अप करें, बॉयल करें, सपोज मान लीजिए कि 110 डिग्री पर बॉयल हो रहा है वो, और वहीं कभी घर में जाड़े का दिन है, गीजर खराब हो जाए तो क्या करते हैं भाई, इमल्सन रॉड लगा के पानी गर्म करते हैं, और वो भी खराब है तो गैस पे गर्म करेंगे, करते कि नहीं करते नहाने के लिए? मिश्रा जी करते हैं ना? कभी ऐसा मौका है तो देखिएगा। नहीं सर, नहाते ही नहीं है। नहाते ही नहीं। बढ़िया एग्जाम्पल। तो अगर 1 लीटर दूध को वार्म अप करें तो, और 1 लीटर पानी को वार्म अप करें, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर लाने के लिए अलग अलग अमाउंट का हीट देना पड़ जाता है। इसीलिए जो हीट कैपेसिटी डिफरेंट बॉडीज की अलग अलग होती है। राइट हर्षराज? यस सर। तो अगर किसी m अमाउंट के मास को उसका टेम्परेचर T डिग्री से T प्लस डेल्टा T डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट डेल्टा Q of heat required to raise the temperature of a substance through substance from T डिग्रीज, ठीक है ना, कैपिटल T डिग्रीज, टेम्परेचर फ्रॉम T डिग्रीज टू T प्लस डेल्टा T डिग्रीज, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, डिग्रीज, देन द हीट कैपेसिटी कैपिटल S, रिमेंबर कुछ किताबें इसको कैपिटल C से लिखती हैं, कैपिटल S, ठीक है, देन द हीट कैपेसिटी कैपिटल S ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज कैपिटल S इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T, टेम्परेचर में डिफरेंस, ठीक है। अब आपका मान लीजिए कि ये तो हो गया हीट कैपेसिटी, टाइम है ना, 3 मिनट है हीट कैपेसिटी। अगर हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको डिफाइन करनी हो सब्सटेंस की, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो इन शॉर्ट लिख देता हूं, टू डिफाइन मतलब एक ऐसी हीट कैपेसिटी हमको चाहिए जो सब्सटेंस के अमाउंट पर ना डिपेंड करे। वी वांट टू डिफाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ a substance which does not depends on the amount of the substance. That type of heat capacity is called as specific heat capacity. और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो उसी को कुछ लोगों ने क्या लिख दिया कि 1 ग्राम, यूनिट ले लिया मास को, समझे? क्या नाम हर्षराज? ठीक है, यस सर। अच्छा, तो थोड़ा डिटेल में अगले क्लास में जाऊंगा मैं। टू डिफाइन the specific heat, the heat capacity of a substance
substance which is independent on the amount of substance is called as the specific heat capacity ठीक है, and is denoted by small s, ठीक है। सो स्मॉल s की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल S डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, ठीक है। अब बाकी कहानी बाद में, आज जानबूझ के मैं थोड़ा सा स्लो लेके चला कि एक एक बात आपको समझ में आए। फिर भी देखिए कितना सिंसियरिटी है बच्चों के अंदर, आते हैं अटेंडेंस लगाते हैं और चलते बनते हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि समझ में नहीं आया, क्या कहा जाए। बहुत बढ़िया। तो उत्कर्ष मिश्रा जी आगे से जब क्लास लेने आप बैठे तो कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये 15 मिनट में इंतजार करूं और कॉपी पेन लेके आएंगे तब मैं पढ़ाना शुरू, किसी के लिए भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उत्कर्ष मिश्रा ओनली, एनीबॉडी इन द क्लास, स्पेशली इन माय क्लास। मैंने फॉर्मूला का लिख रखा है, स्मॉल s इज इक्वल टू कैपिटल S अपॉन m, उसका क्या लिख रखा था? हीट कैपेसिटी को जब अमाउंट से डिवाइड करते तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। अभी डिटेल में इसको अगली क्लास में बताऊंगा। ओके सर। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये मतलब होगा ना कि जीरो से अगर उसका टेम्परेचर एक टेम्परेचर पे है उससे कुछ बढ़े तब उसको हीट कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, टी टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली शुरुआत हुआ था ब्रिटिश थर्मल यूनिट से, BTU लिखा जाता था उसे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले वाटर का हीट कैपेसिटी डिफाइन किया गया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is called the heat capacity of the water। अब फिर इसके बाद फिर सब्सटेंस, क्योंकि वाटर का डिफाइन करना सबसे ज्यादा आसान था, ठीक है बालकों। यस सर। यस सर। सर जैसे दो सब्सटेंस Yes, अगर sir. कोई उनको हम हीट कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लाने के लिए जो हीट मतलब रिक्वायर हुई उनको, वो उसको बोलेंगे ना हीट कैपेसिटी। मतलब आपने वो कहा था ना, एक अगर हम वाटर और मिल्क को हीट करें तो उसमें सेम टेम्परेचर, इसलिए वो एग्जांपल दिया था कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए सेम डिग्री टेम्परेचर पर, मान लीजिए है मिल्क भी पहले इनिशियल टेम्परेचर जितने पर था और पानी भी उसी टेम्परेचर पर रहा हो, और दोनों को सेम डिग्री तक टेम्परेचर राइज कराए तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है। That is not only depends on the temperature difference, but also depends on the some other parameter which is called the amount of substance। Amount भी सेम ले लिया हमने, अमाउंट भी हमने सेम ले लिया। इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है, सेम नहीं हो सकती, क्योंकि सेम ही टेम्परेचर तक लाने के लिए हमको सेम ही हीट देना पड़ा, ये जरूरी नहीं अलग अलग सब्सटेंस का नहीं होगा। ठीक है। यस सर। चलिए बाकी बातें बाद में, मेरी आगे की क्लास है। समझ में आया हो तो ठीक है भाई, नहीं तो इससे ज्यादा समझा पाने क्षमता मेरे अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।